सभी साथियों को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। साथियों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने संधि के भेद का अध्ययन करते हुए दीर्घ स्वर संधि का अध्ययन किया था और आज बारी है उसके आगे की, यानी गुण संधि और वृद्धि संधि की। आइए आज हम उसका अध्ययन करते हैं। साथियों, हमको पढ़ना क्या है? सबसे पहले गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि का पहचान हमने बताया था ए ओ अर। ठीक, ये गुण स्वर संधि के हमने आपको पहचान पहले ही बता दिया है संधि भेद करते समय ही। यह जो पहचान है वह हमें पहचान कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, इसके विषय में देखिए। अ आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। साथियों, इन सब का जोड़ा बना लीजिए, जैसे कल दीर्घ स्वर संधि का अध्ययन करते समय आपने बनाया था। पहला जोड़ा, दूसरा, तीसरा और ये अकेला है। यही काम हमने पिछले मतलब कि दीर्घ स्वर संधि का अध्ययन करते समय भी किया था, लेकिन एक चीज हमने आपको बताया था कि दीर्घ स्वर संधि में ये दोनों आपस में मिलते हैं, क्योंकि ये दोनों स्वर्ण है, सजाती हैं। सजाती का मतलब एक ही प्रकृति के, एक ही उच्चारण स्थान के। इनका उच्चारण स्थान एक है, इनका उच्चारण स्थान अलग है, इनका अलग है, इसका भी अलग है। ठीक है ना? अब देखिए, ये दोनों जो हैं, इनका उच्चारण स्थान है कंठ। इन दोनों का उच्चारण स्थान है कंठ। इसके बाद ये दोनों जो है, इनका उच्चारण स्थान है तालु, और इन दोनों का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ठीक, और इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। ठीक, दीर्घ में हमने क्या बताया? ये दोनों आपस में मेल करते हैं, मतलब कि प्रथम पद के अंत में इन दोनों में से कोई एक होगा और द्वितीय पद के शुरुआत में भी इन दोनों में से कोई एक होगा। यही नियम हर एक जोड़े के साथ है। इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। ठीक है ना? लेकिन गुण स्वर संधि में क्या होता है कि ये दोनों जो है, इन दोनों के साथ, मतलब इन दोनों के साथ का मतलब कि इन दोनों में से किसी एक के साथ, इन दोनों में से कोई एक आकर मिलता है, मतलब कि प्रथम पद के अंत में इन दोनों में से कोई एक होगा, द्वितीय पद के शुरुआत में इन दोनों में से कोई एक होगा। जब दोनों आपस में मेल करेंगे, मतलब जुड़ेंगे, तब क्या बनेगा? इनके मेल से बनेगा क्या? ए बनेगा। बात समझ में आ गई? इसके बाद यही चीज इसके साथ, इस जोड़े के साथ, इन दोनों जोड़े के साथ, मतलब इन दोनों जोड़े में से किसी एक के साथ इन दोनों में से कोई एक जब जुड़ेगा तो बनेगा ओ। ठीक है? यहां पर पहचान लिखा है ए ओ अर। इन तीनों को गुण स्वर संधि बोला जाता है, कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, इस बात को मैं बता रहा हूं कि गुण क्यों कहा जाता है। इन दोनों में से किसी एक के साथ यह जब मेल करेगा तो बनेगा क्या? अर। अर बनेगा। ठीक है ना? अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि इनको गुण स्वर संधि क्यों कहा जाता है। पहली बात कि ये सब स्वर हैं, ये सब स्वर ही लिखे गए हैं। ठीक है ना? दूसरी बात, इन दोनों के साथ ये दोनों जब आपस में मेल करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि प्रथम पद के अंत में इन दोनों में से कोई एक होगा, द्वितीय पद के शुरुआत में इन दोनों में से कोई एक होगा। जब दोनों का मेल होगा तो क्या बनेगा? ए बनेगा।
जबकि इनका उच्चारण स्थान कंठ है और इनका उच्चारण स्थान तालु है। दोनों का उच्चारण स्थान अलग अलग है, एक नहीं है। इसका अलग है, इसका अलग है, ठीक है ना। जब दोनों एक दूसरे में मिलेंगे तो एक दूसरे में समाहित होकर के एक ही रचना करेंगे, यानी ए में कंठ का भी गुण पाया जाता है और तालु का गुण पाया जाता है। इसी गुण के कारण इसको गुण स्वर संधि कहा जाता है। वही बात यहां पर भी लागू होता है, वही नियम। प्रथम पद के अंत में इन दोनों में से कोई एक, द्वितीय पद के शुरुआत में इन दोनों में से कोई एक, जबकि उच्चारण स्थान दोनों का अलग है। जब ये दोनों आपस में मेल करेंगे तो दोनों मिल करके ओ की रचना करेंगे। ओ में कंठ का भी गुण है और ओष्ठ का भी गुण है। इस स्वर में ये दोनों के गुण समाहित होने के कारण ही इसको गुण कहा जाता है, गुण स्वर संधि। यही बात इसमें भी है। इन दोनों के साथ जब यह आकर मिलेगा तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? अर। यानी इसमें भी कंठ का गुण है और मूर्धा का भी गुण है, दोनों गुण इसमें समाहित हैं, इसलिए इसको भी गुण स्वर संधि कहा जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा इसको, जैसे जैसे एक शब्द मैं लेता हूं, स्वधन इच्छा, स्वधन इच्छा। इन दोनों का हमको क्या करना है? संधि करना है, संधि करना है। यह प्रथम पद है, यह द्वितीय पद है। हमने क्या कहा कि प्रथम पद के अंत में क्या होना चाहिए? इन दोनों में से कोई एक। तो यहां पर अंत में क्या है? अ है। द्वितीय पद के शुरुआत में इन दोनों में से कोई एक होगा, तो यहां पर क्या है? छोटी ई। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ए। इस ए में जबकि यह कंठ है और यह तालव्य है, इसका उच्चारण स्थान कंठ है, इसका उच्चारण स्थान तालु है, दोनों गुण इसमें समाहित हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? गुण स्वर संधि कहा जाता है। अब यहां पर देखिए, अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे। तो क्या होगा? स्व पर इसको लगा दीजिए, इसके बाद ये तो खत्म हो गया यहां से यहां तक, ठीक ना। क्या बचा? आधा च और छा, क्या बन गया? स्वेच्छा, स्वेच्छा बन गया। इसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण ले, यथा, यथा धन उचित, यथा धन उचित। बात वही रहेगी, नियम वही रहेगा। प्रथम पद के अंत में इन दोनों में से कोई एक होगा। तो यहां प्रथम पद के अंत में क्या है? आ है और द्वितीय पद के शुरुआत में इन दोनों में से एक है, क्या है? छोटा ऊ है। जब आ से छोटा ऊ का मेल होगा तो क्या बनेगा? ओ बनेगा, ओ बनेगा, ठीक है ना। अब इसको इस प्रकार से अगर नहीं समझ में आता है तो ऐसे लिख लीजिए, यह हलंत युक्त कर दीजिए। हलंत युक्त होने का मतलब कि स्वर से रहित। अब इसमें से स्वर को निकाल देंगे तो क्या बचेगा? ये बचेगा और स्वर को अलग हम लिख देते हैं, ठीक है ना। धन उ, धन च, हलंत युक्त, धन ई, धन त, धन अ, ऐसे, ठीक है ना। ये प्रथम पद है और यहां से लेकर यहां तक द्वितीय पद है। प्रथम पद के अंत में क्या है? आ है और द्वितीय पद के शुरुआत में क्या है? छोटा ऊ है। तो आ से छोटा ऊ जब मेल करेगा तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ओ बनाएंगे। यही बात तो हमने यहां पर बताया है। आ से छोटा ऊ का मेल होगा, ओ बनेगा। अब इसको जोड़िए, क्या करना है? संधि कीजिए। तो ये थ लिख दीजिए। थ पर हमको क्या लगाना है? ये दोनों तो मिलकर के इसकी रचना कर दिए, तो ये दोनों समाप्त हो गए। अब हमको लिखना क्या है? यह लिखना है, तो हमने लिख दिया। अब क्या बचा? यहां से लेकर यहां तक क्या होगा? चित, ठीक है। यथा धन उचित को जब संधि करेंगे तो क्या बनेगा?
यथोचित बनेगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से वर्षा धन ऋतु, वर्षा धन ऋतु। अब यहां देखिए प्रथम पद के अंत में क्या है, रि, वर्षा है, रि नहीं है, अंत में क्या है, आ है, और द्वितीय पद के शुरुआत में क्या है, रि है। दोनों का जब मेल होगा तो क्या बनाएगा, हमने पहले ही बता दिया है, इन दोनों में से कोई एक, और अंत में दूसरे पद में क्या होगा, रि होगा, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, अर बनाएंगे ना, क्या बनाएंगे, अर। अब इसको जोड़िए तो क्या होगा, वर सर, वर सरतु, ये बनेगा ना। इसी प्रकार से मित्र मित्र धन उचित, मित्र धन उचित। प्रथम पद के अंत में देखिए क्या लिखा है, ये है कौन सा स्वर, अ, और द्वितीय पद के शुरुआत में क्या कौन सा स्वर है, छोटा उ है। अ से छोटा उ का जब मेल होगा, अ से छोटा उ का मेल होगा तो क्या बनेगा, ओ बनेगा, ओ बनेगा। अब इसको जोड़िए तो क्या होगा, मित्रोचित, मित्रोचित। ठीक है ना। इसी प्रकार से अन्य बाकी सब उदाहरण है, रमेश है, महेश है, गणेश है, नतोदर है, वर्षर्तु, महर्षि ना, देवेंद्र, हाँ देवेंद्र भी है। ठीक, बहुत सारे उदाहरण हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं कहाँ, गुण स्वर संधि के बाद दीर्घ वृद्धि की ओर, वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। अभी इसका पहचान क्या है, इसका पहचान है ऐ आओ, ये दो पहचान है। ठीक ना, इसको वृद्धि संधि कहा जाता है। ठीक ना। फिर वही काम जैसा कि हमने गुण स्वर संधि में किया था, क्या करना है हमको, अ आ। अब देखिए जो हम गुण स्वर संधि गुण को बताए तो उसमें हमने क्या बताया, अ आ, छोटी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, जोड़ा हमने बनाया था, है ना। इसके बाद री था। ठीक, प्रथम पद के शुरुआत में ये दोनों थे, गुण में, वृद्धि स्वर संधि में भी ये दोनों प्रथम पद में ही रहेंगे, इस बात को आप लोग भूलिएगा नहीं। गुण में भी ये दोनों पहले पद में रहेंगे, यानी पहले पद के अंत में, और वृद्धि स्वर संधि में भी ये दोनों हमेशा प्रथम पद के अंत में ही रहेंगे। अंतर क्या रहेगा कि प्रथम पद के अंत में ये 5 थे, गुण में प्रथम पद के अंत में दूसरे पद में ये 5 थे, और वृद्धि स्वर संधि में ये 5 के आगे जो स्वर आते हैं वे रहेंगे। आगे कौन आते हैं, ए, ऐ, ओ, आओ, ये रहेंगे। ठीक ना। ध्यान रखिएगा, गुण स्वर संधि में भी प्रथम पद के अंत में यही दोनों रहेंगे, और वृद्धि स्वर संधि के प्रथम पद के अंत में यही दोनों रहेंगे। गुण स्वर संधि के द्वितीय पद के शुरुआत में इनमें से कोई एक रहेगा, और वृद्धि स्वर संधि के अंत में यानी द्वितीय पद के शुरुआत में इसके आगे वाले स्वर रहेंगे, यानी ए रहेंगे, ऐसे। अब क्या करना है हमको, अब देखिए नियम वही रहेगा, क्या रहेगा नियम, ये तो हमेशा प्रथम पद के अंत में रहेंगे, तो इन दोनों के साथ यदि इन दोनों में से कोई एक मेल करता है, मतलब प्रथम पद के अंत में इन दोनों में से कोई एक, द्वितीय पद के शुरुआत में इन दोनों में से कोई एक रहेगा, और जब दोनों का मेल होगा तो ये दोनों मिलकर के ऐ की रचना करेंगे, ऐ की रचना करेंगे। यहां पर ए पहले से ही लिखा हुआ है, यह छोटा है
यह अय जो कि इससे बड़ा है ना, तो छोटा वाला यदि है तो इसमें एक स्वर की वृद्धि हो जाएगी, तब यह बनेगा, इसीलिए इसको वृद्धि कहा जाता है। इसके बाद इन दोनों के साथ इन दोनों में से कोई एक आकर जब मिलेगा तो ये दोनों मिलकर के अव की रचना करेंगे। अव, जो कि अव यहां पहले से ही लिखा हुआ है, इसके पहले ओ लिखा हुआ है, ये छोटा है, ये बड़ा है। एक परिवार के दो भाई, ऐसे समझ लीजिए, एक परिवार के दो भाई, यह छोटा यह बड़ा, ठीक है ना। तो इनके साथ जब इन दोनों में से कोई एक मेल करेगा तो इसकी रचना होगी। यदि अव तो पहले से ही लिखा हुआ है, और ओ में जब ये मेल करेगा, ओ इनसे जब मेल करेगा तो इसमें एक स्वर की वृद्धि हो जाएगी, अव बन जाएगा। इस प्रकार से एक उदाहरण जैसे हमने लिया, एक धन एक, हमने क्या कहा, प्रथम पद के अंत में इन दोनों में से कोई एक रहेगा, तो यहां पर देखिए क्या है, अ है। द्वितीय पद के शुरुआत में इन दोनों में से कोई एक रहेगा, तो यहां पर क्या है, ए है। अ से ए का मेल जब होगा तो क्या बनेगा, अय बनेगा ना। ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, अय बनाएंगे, अय। अब इन दोनों को जोड़िए, इनको अलग अलग करके देखिए, ए धन क धन अ धन ए धन क धन अ, ऐसे करके देखिए, ये प्रथम पद हो गया, यह द्वितीय पद हो गया। प्रथम पद के अंत में अ है, द्वितीय पद के शुरुआत में ए है, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, अय, अय बनाएंगे, ठीक ना। अब लिखिए, इनको जोड़िए, मतलब कि इनका संधि कीजिए, तो क्या होगा, ए क, इसके बाद इन दोनों के योग से जो ये बना हुआ है इसको लगा दीजिए, इसके बाद इसको लिख दीजिए, ये कैक, ये हो गया। यह क्या है, वृद्धि स्वर संधि। जन धन एक, जन धन ऐक्य, प्रथम पद के अंत में क्या है, अ है, द्वितीय पद के शुरुआत में क्या है, अय है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, अय बनाएंगे, तब क्या होगा, जनैक्य, जनैक्य, ठीक। इसी प्रकार का एक और उदाहरण, वन धन औषध, वन धन औषध, ठीक ना। अब यहां देखिए, प्रथम पद के अंत में क्या है, अ है, द्वितीय पद के शुरुआत में क्या है, औ है, और हम जानते हैं कि इन दोनों में से किसी एक के साथ ही इन दोनों में से कोई एक जब मेल करेगा तो यह बनेगा। तो अ के साथ क्या मिला हुआ है, औ मिला हुआ है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, आओ। अब इसको जोड़िए तो क्या होगा, वनौषध, वनौषध, इस प्रकार से, ठीक है ना। वन परम धन औदार्य, औदार्य, ठीक ना। यही बात, यहां पर अ है, यहां पर औ है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, औ बनाएंगे, है ना। तो क्या होगा, परम, परमौदार्य, ये होगा, ठीक। यदि हम इसको लें, प्रधन औद्योगिकी, औद्योगिकी, तो क्या हो गया, यहां पर देखिए, प्रथम पद यह है, द्वितीय पद यह है, प्रथम पद में क्या, यहां पर क्या है, अ है, यहां पर क्या है, औ, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, ठीक। महा, महाधन ऐश्वर्य, ऐश्वर्य,
अब दोनों को जोड़िए। प्रथम पद के अंत में क्या है? आ है। द्वितीय पद के शुरुआत में क्या है? अय है। दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? अय में परिवर्तित हो जाएंगे। तो क्या होगा? इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? महेश्वर्य। ये इस प्रकार से सदैव, जनैव, एकाएक, परमोदार्य प्रौद्योगिकी बहुत सारे उदाहरण है और हमने पहले ही आपको बता दिया है कि उदाहरण जितना अधिक से अधिक हम आप तक पहुंचाएं, आपको बताएं, आपके लिए बहुत ही कम रहेगा। तो कुछ ऐसा कीजिए कि आपको उदाहरण रटने की आवश्यकता न पड़े, यानी जो नियम है उस नियम को अपने ध्यान में बैठा लीजिए, चाहे संधि का नियम हो, समास का नियम हो, अलंकार हो, तत्सम हो, तद्भव हो, उपसर्ग है, प्रत्यय है, कोई भी है, उस हर एक का नियम जब आप अपने ध्यान में रखेंगे, मतलब उसको याद रखेंगे, तो परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न उठाकर पूछ दे, आप कहीं भी फंसने वाले नहीं है। उदाहरण यदि रटने का प्रयास करेंगे तो कितना रटेंगे? एक पुस्तक, दो पुस्तक, 4, 6, 10 पुस्तक रटेंगे, लेकिन परीक्षा में हो सकता है 12वें पुस्तक से उठा कर दे दे, तब क्या करेंगे? ठीक ना? नियम आप याद रखेंगे तो कहीं से भी प्रश्न उठाकर पूछ दे, आप फंसेंगे नहीं। तो आज केवल इतना ही। आज की कक्षा यहीं पर संपन्न की जाती है। अभी यण और अयादि शेष बचा हुआ है, उसको हम कल लेकर आएंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।